Hello everyone. Today we will start new chapter of history. Chapter 8 Indian Education System under Colonial Rule. जो ब्रिटिश रूल आया था इंडिया में वो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है कि कैसे उन लोगों ने इंडियंस को परेशान किया। पहले उन लोगों ने राजास और नवाब्स को उनके टेरिटरीज को कॉन्क्योर किया, उन्हें परेशान किया। उसके बाद वो पीजेंट्स और ट्राइब्स के ऊपर उनका क्या इम्पैक्ट रहा वो भी हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था। जो वर्कर्स इंडस्ट्रीज थी उनको भी उन लोगों ने परेशान किया। फिर एजुकेशन सिस्टम में वो लोग कैसे चेंजेस लेके आए वो हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, सब जो टेरिटरीज कॉन्क्वेस्ट की उन लोगों ने कंट्रोल किया रेवेन्यूज़ के ऊपर। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या फील किया कि फिर वो लोग कल्चरल मिशन लेकर आए कि उन्हें इंडिया का जो कल्चर है उसे चेंज करना है। वो चाहते थे कि वो नेटिव्स, यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है नेटिव्स मीन्स जो इंडियंस थे, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर लोग रहते थे, उनके लिए उन लोगों ने नेटिव वर्ड यूज़ किया है। तो वो लोग चाहते थे कि वो नेटिव्स को सिविलाइज करे, उन्हें गुड सब्जेक्ट्स टीच करें। और ये बेस्ट वे था उनको इस मोटिव को अचीव करने का कि वो एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस लेकर आए। क्यों? क्योंकि वो लोग सोचते थे कि जो इंडियंस है वो बहुत ही प्रिमिटिव है, पिछड़े हुए हैं, अनसिविलाइज्ड हैं। तो वो लोग चाहते थे कि वो इंडियंस को सिविलाइज करे। और वो सिविलाइज किसके थ्रू कर सकते थे कि वो एजुकेशन सिस्टम जो था इंडिया का उसे वो चेंज करना चाहते थे। सो लेट्स फाइंड आउट। इसमें एक पैसेज दिया हुआ है एजुकेशन के ऊपर जो कि महात्मा गांधी ब्रिटिशर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो जब ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आए थे उससे पहले यहाँ पर पाठशालास होती थी, मदरसास होते थे, गुरुकुलास होते थे। ये 3 इंस्टीट्यूशंस थे जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज देते थे इंडियंस को। और एक सिग्निफिकेंट रोल था इंडियन एजुकेशन का। ओके, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिशनल नॉलेज दिया जाता था, मोरल एजुकेशन सिखाई जाती थी। ये इंस्टीट्यूशन नरिश करते थे कल्चर को, जो इंडियन कल्चर था उसे वो लोग टीच करते थे। ये सब हमें जो अकाउंट्स है ग्रीक्स के, चाइनीज़ ट्रैवलर्स जो लोग यहाँ पर आए उन लोगों ने डिस्क्राइब किया। यूनिवर्सिटी थी जो नालंदा की थी, तक्षशिला थी। ये इंस्टीट्यूशन से हायर एजुकेशन के लिए ब्रिटिशर्स ने इन्हें डिस्ट्रॉय किया ताकि वो इंडिया का जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसे वो लोग ख़त्म कर सके। फिर जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 में, वहाँ पर महात्मा गांधी ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि जो ब्यूटीफुल ट्री है एजुकेशन का, इसे ब्रिटिशर्स ने कट कर दिया है। इसीलिए टुडे इंडिया ज़्यादा इलिटरेट रह गया है। 100 सालों मतलब 100 साल पहले इतना अनएजुकेटेड, इतना इलिटरेट नहीं था इंडिया जितना कि अब हो चुका है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्रेरियन थे फिलिप हार्टोग। उन्होंने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया इस स्टेटमेंट को महात्मा गांधी के, और उन्होंने कहा कि आप हमें फैक्ट के साथ प्रूव कीजिए कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस एक गांधीयन आए थे जो कि मतलब गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानते थे, उनका नाम था धर्मपाल। उन्होंने गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रूव किया। उन्होंने जितनी भी रिपोर्ट्स थी जो आर्चीव्स में ब्रिटिश म्यूजियम में एक फेमस बुक है जो कि गांधी जी द्वारा लिखी गई है, द ब्यूटीफुल ट्री, उसे उन्होंने रीड किया। और उसके बाद उन्होंने उन रिकॉर्ड्स के बेसिस पे उन्हें एक मकौले की रिपोर्ट भी मिली जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स से ब्रिटिश पार्लियामेंट में एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के उन्हें रिकॉर्ड्स मिले। वहाँ पर उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली कि जो मकौले थे उन्होंने कहा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया को कैप्चर करना चाहते थे। इसीलिए जब उन्हें इंडिया पर कैप्चर करना था तो उन्हें यहाँ की वेल्थ, यूनिटी और डाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, तभी वो यहाँ पर कैप्चर कर पाएंगे इंडियन टेरिटरी को। और वो उन्हें डिस्ट्रॉय तभी कर सकते हैं जब वो यहाँ के इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। ओके, so let us read how education system of India was eventually shaped under British, how Indians reacted to British ideas, what were their own views on educating the Indian masses, which of these ideas and developments reflect in the present education system of India. So हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि जो एजुकेशन सिस्टम था इंडिया का उसे कैसे शेप दिया ब्रिटिशर्स ने, कैसे इंडियंस ने उनके आइडियाज़ पर रिएक्ट किया, अपने व्यूज़ जो थे एजुकेशन के को लेकर उस पर उन लोगों ने क्या सोचा, क्या डेवलपमेंट, क्या आइडियाज़ रिफ्लेक्ट हुए, अभी भी हो रहे हैं। जो कि प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम चल रहा है हमारा, उसमें जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था उसका क्या रिफ्लेक्शन हुआ है, कितना इफेक्ट हुआ है। सो व्यूज़ ऑफ ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट। जब इंडिया के ऊपर पॉलिटिकल पावर आ चुकी थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की,
तो उन्होंने लिटिल इंटरेस्ट एजुकेशन पर भी लेना स्टार्ट किया। पहले तो वो किस पर्पज़ से आए थे, ओनली ट्रेड करने के लिए आए थे। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया, टेरिटरी कॉन्क्वायर की। फिर अब वो चाहते थे कि वो यहाँ पर लोगों को सिविलाइज भी करे, तो उन्होंने वो कुछ इंटरेस्ट एजुकेशन में भी लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर जब कांस्टेंट प्रेशर आया डिफरेंट क्वार्टर से, मिशनरीज से, सर्टेन ब्रिटिश ऑफिशियल से, देन कंपनी वाज कंपेल्ड टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। फिर कंपनी ने इंटरेस्ट लिया कि उन्हें इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर when things had just begun to develop on the educational front, a major debate started between the proponents of two different schools of thoughts on the kind of education that need to be imparted in colonial India. इस point of view पे two different thoughts के बीच में debate हुआ। टू डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट मीन्स दो तरह के लोग इसमें निकल के आए। एक थे ओरिएंटलिस्ट एंड अनदर वन इज एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट जो थे वो लोग सपोर्टर्स थे फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट के, जिसमें वो लोग इंडियन लिटरेचर और लर्निंग को स्प्रेड करना चाहते थे, जबकि जो एंग्लिसिस्ट थे वो अदर स्कूल ऑफ थॉट को सपोर्ट करते थे, जो कि वेस्टर्न लर्निंग को प्रमोट करना चाहते थे थ्रू इंग्लिश मीडियम। आई बात समझ में? वन इज़ ओरिएंटलिस्ट एंड अनदर वन इज़ एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट वो थे जो कि इंडियन ट्रेडिशन जो था, इंडियन एजुकेशन जो था, इंडियन कल्चर जो था, यहाँ की जो लैंग्वेजेस थी उन्हें वो लोग प्रमोट करना चाहते थे। और एंग्लिसिस्ट जो थे वो लोग वेस्टर्न लैंग्वेज को प्रमोट करना चाहते थे, इंग्लिश मीडियम वो लोग इंडिया में लेकर आना चाहते थे। ओके, थे तो दोनों ही ब्रिटिशर्स ही, मीन्स दोनों ही इंग्लिश मैन ही थे, लेकिन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग थे। ओरिएंटलिस्ट अलग हो गए, एंग्लिसिस्ट अलग हो गए। तो पहले हम ओरिएंटलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं। इनिशियली जो व्यूज़ थे प्रोमिनेंट ओरिएंटलिस्ट के, जैसे कि एक थे विलियम जॉन्स, ये ओरिएंटलिस्ट थे। ये डोमिनेट किया इन्होंने इंडियन एजुकेशन को। विलियम जॉन्स कैलकाटा में आए थे 1783 में। ये सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज थे। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो एस्टैब्लिश किया गया था कोर्ट, उसमें ये जूनियर जज थे। ओके, ये लिंग्विस्ट थे। लिंग्विस्ट मीन्स जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती है उसे लिंग्विस्ट कहा जाता है। ओके, तो इन्हें सेवरल लैंग्वेजेस आती थी, जैसे कि ग्रीक है, लैटिन, फ्रेंच, इंग्लिश, अरेबिक, पर्शियन, ये सारी लैंग्वेजेस इन्हें आती थी। कैलकाटा में इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सीखना स्टार्ट किया। ग्रामर, पोइट्री पंडित से इन्होंने सीखी। तो ये चाहते थे कि एंशिएंट कल्चर जो है इंडिया का, उसे ये डिस्कवर करना चाहते थे। इन्होंने एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट किए। वहीं यहाँ के लॉज, फिलोसॉफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मॉरलिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन एंड अदर साइंसेस, ये सारी चीज़ें इन्होंने इंडियन टेक्स्ट से सीखी। He came across British officials named Henry Thomas Colebrook and Nathaniel Hallett, who were also engaged in similar activities. इन लोगों से आकर ये मिले। ये भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे और ये भी इन्हीं एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड थे, एंगेज्ड थे। ये भी यही सारी चीज़ें कर रहे थे, तो ये इनसे आकर मिले। इन्हें इनके मन में एंशिएंट कल्चर्स को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, इंडिया के भी और वेस्ट के भी। मीन्स इंडियन कंट्री और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, दोनों के कल्चर्स को लेकर इनके मन में रिस्पेक्ट थी। इसलिए इनके व्यूज़ थे कि इंडियन सिविलाइजेशन जो कि बहुत टाइम पीरियड से चलता आ रहा है, वो उसकी कुछ पास्ट ग्लोरी को खोता जा रहा है। तो ये चाहते थे कि उसे ये वापस से डिस्कवर करे। तो ये एंशिएंट सैक्रेड लीगल टेक्स्ट जो थे उन्हें समझना चाहते थे, जो रियल आइडियाज़ थे, लॉज थे, जिससे कि फ्यूचर डेवलपमेंट हो सके इंडिया को। तो ये फिर से उन्हें रीडिस्कवर करना चाह रहे थे। जो एंशिएंट कल्चर्स, यहाँ के जो नॉलेज, जो टैक्स, जो एजुकेशन था इंडियन का, उन्हें वो फिर से पढ़ाना चाहते थे। So, the study of ancient Indian culture and civilization, Johns, Colebrook and Hallett came together and set up Asiatic Society of Bengal in 1784. ओके, सो इंडियन कल्चर और उसके सिविलाइजेशन को लेकर इन्होंने तीनों ने मिलकर एक एशियाटिक सोसाइटी बनाई बंगाल के अंदर 1784 में। दे कलेक्टेड एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पर इन्होंने जो एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे इंडिया को, उन्हें कलेक्ट किया, उनके मीनिंग को समझा, उन्हें फिर ट्रांसलेट किया किस में, इंग्लिश में। दे स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेस टू पब्लिश देयर फाइंडिंग्स। उन्होंने जितनी भी खोज करी उसे पब्लिश किया। फिर उन्होंने उसके लिए इन्होंने जर्नल स्टार्ट किया जिसका नाम था एशियाटिक रिसर्चेस।
उनका मानना था कि इससे इंडियंस और ब्रिटिशर्स दोनों को बेनिफिट होगा। इंडियंस के लिए तो ये रीडिस्कवरी हो जाएगी कि उनका जो ग्लोरियस पास्ट है उसको वो रीडिस्कवर करना चाहते हैं, और ब्रिटिशर्स के लिए ये था कि वो इंडियन कल्चर को सीख सके और इंडियन कल्चर की कस्टडी उन्हें मिल जाए। कस्टडी मीन्स किसी भी चीज़ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे दी जाती है वो होता है कस्टडियन। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका ध्यान रखना, उन्हें प्रोटेक्ट करना, दैट इज़ कस्टडियन। Many other company officials also felt that British should not force Western learning upon Indians and teach them what they valued. बहुत सारे जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उनका भी मानना यही था कि ब्रिटिशर्स को फोर्स नहीं करना चाहिए कि इंडियंस वेस्टर्न लर्निंग को सीखे और उन्हें वो पढ़ाया जाए जब जो कि उनके लिए वैल्यूएबल है। So they proposed establishing educational institutions to promote the study of ancient Indian texts and teach Sanskrit and Persian literature and poetry. So उन्होंने ये प्रपोज किया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसे ऐसा स्टैब्लिश करना चाहिए कि वो इंडियन टेक्स्ट को प्रमोट करे, संस्कृत पढ़ाई जाए, पर्शियन लिटरेचर और जो पोइट्रीज है वो उन्हें सिखाई जाए। सो दे फेल्ट वुड हेल्प ब्रिटिश टू अर्न रिस्पेक्ट फ्रॉम इंडियंस। वो ऐसा इसलिए करना चाहते थे ताकि इंडियंस के मन में उनके लिए रिस्पेक्ट हो। With this aim in mind, Warren Hasting, Governor General of India, founded a madrasa in Calcutta in 1781 that would promote the study of Arabic, Persian and Islamic law. ठीक है, वो सिर्फ इतना चाहते थे कि उनके लिए इंडियंस के मन में रिस्पेक्ट हो, ये ही सिर्फ उनका एम था। इसलिए वो इंडियंस को सपोर्ट कर रहे थे कि इंडियन टेक्स्ट, इंडियन कल्चर, जो इंडियन नॉलेज ही, जो यहाँ की लैंग्वेजेस है वही इंडियंस को सिखाई जाए, क्योंकि वही उनके लिए वैल्यूएबल है। उन्हें वेस्टर्न लैंग्वेज सिखाने का क्या मतलब है, ऐसा उनका मानना था। और उसे वो इसलिए मान रहे थे ताकि लोगों के मन में उनके लिए रिस्पेक्ट हो, यही एम था उनका। इसीलिए जो गवर्नर जनरल थे वैरन हैसिंग, उन्होंने कैलकाटा में एक मदरसा ओपन करवाया 1781 में, जो कि प्रमोट कर रहा था अरेबिक स्टडी को, पर्शियन और इस्लामिक लॉ को। फिर 1791 में जोनाथन डनकैन आए, ये गवर्नर बने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के, और इन्होंने संस्कृत कॉलेज खुलवाया बनारस में, जो कि अभी वाराणसी है। वहाँ पर एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट पढ़ाए जाते थे। ओके, ये हो गया ओरिएंटलिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू। फिर एक और थॉट था, वो थे एंग्लिसिस्ट। एंग्लिसिस्ट वो थे जो कि वेस्टर्न कल्चर को सपोर्ट कर रहे थे। एक मेजर चेंज वो लोग लेके आए इंडियन एजुकेशन में व्हेन एजुकेशन सिस्टम वाज फॉर्मली लेट डाउन इन इंडिया थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर कंपेल्ड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशन ऑफ इंडियन पीपल। चार्टर एक्ट आया था 1813 में। उसमें ये कहा गया था कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि वो इंडियन पीपल को एजुकेट करें, और उसके लिए उन्हें 1 लाख रुपीज़ ईच ईयर अलॉट किए जाते थे ताकि वो यहाँ के लिटरेचर को इम्प्रूव कर सके। और साइंस जो था उसे वो लोग प्रमोट करना चाहते थे कि लोगों को मोरल एजुकेशन के बजाय साइंस और टेक्नोलॉजी सिखाई जानी चाहिए। However, charter led to heated debate between Orientalist and Anglicist. ये चार्टर जो था ये डिबेट बन गया था एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच में, and did not specify how literature has to be improved and what should be the medium of instruction for teaching science the natives. वो लोग स्पेसिफाई नहीं कर पा रहे थे जो लिटरेचर है वो कैसे इम्प्रूव किया जाए और कौन सा मीडियम रखेंगे इंस्ट्रक्शन के लिए कि वो नेटिव्स को साइंस टीच कर सके। एंग्लिसिस्ट अपोज द प्रोपोगेशन ऑफ अरेबिक एंड संस्कृत लैंग्वेज। जो एंग्लिसिस्ट थे वो अपोज कर रहे थे कि संस्कृत और अरेबिक लैंग्वेज नहीं प्रोपोगेट की जाएगी, और जो लिटरेचर है जो कि ओरिएंटलिस्ट के द्वारा एडवोकेट किया गया है वो उन लोगों का ये सोचना था कि जो नॉलेज है ईस्ट का वो फुल ऑफ इनएक्यूरेसीज एंड अनसाइंटिफिक थॉट्स है। मीन्स जो इंडियन लोगों की जो सोच है, जो उनका एजुकेशन है वो अनसाइंटिफिक है, उसमें कुछ एक्यूरेसीज नहीं है, और उनके जो लिटरेचर हैं वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। सो दे स्ट्रेस्ड द नीड टू इंट्रोड्यूस वेस्टर्न लिटरेचर। इसलिए वो चाहते थे कि वो वेस्टर्न लिटरेचर को इंट्रोड्यूस करें इंडियन पीपल के अमंग। दे ऑल्सो मेंटेन दैट साइंस शुड बी टॉट थ्रू मीडियम ऑफ इंग्लिश। वो चाहते थे कि साइंस पढ़ाई जाए और वो भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई जाए रैदर देन संस्कृत, अरेबिक और एनी अदर मॉडर्न लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ओके, वो चाहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ की जाए, बजाय उनको संस्कृत और पर्शियन या अरेबिक लैंग्वेजेस नहीं पढ़ानी चाहिए। जेम्स मिल आए अब यहाँ पर, ये एंग्लिसिस्ट थे। इन्होंने प्रपोज किया कि इंडियंस को साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसमेंट पढ़ाया जाना चाहिए,
वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो साइंस और टेक्नोलॉजी थी वो चीज़ उन्हें पढ़ाई जानी चाहिए इंडियंस को, बजाय पोइट्री और लिटरेचर के। 1823 में एक जनरल कमेटी बनी थी पब्लिक इंस्ट्रक्शन की, उसमें उन्हें अपॉइंट किया और उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। ओके, उस 1 लाख रुपीज़ दिए एजुकेशन के लिए। लॉर्ड मकॉले एक आउटस्पोकन रिप्रेजेंटेटिव थे एंग्लिसिस्ट स्कूल के, वो प्रेसिडेंट थे उस कमेटी के। तो उन्होंने एक माइन्यूट लिखा इंडियन एजुकेशन के ऊपर 2 फेब 1835 में। उसमें उन्होंने कहा कि इंग्लिश लैंग्वेज जो मीडियम होना चाहिए इंस्ट्रक्शन का, उसे इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ही असर्टेड इंडिया टू बी अनसिविलाइज कंट्री। उनका कहना था कि जो इंडियन कंट्री है वो अनसिविलाइज है, उसे सिविलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वो सिविलाइज कैसे करेंगे? इंग्लिश लिटरेचर के थ्रू, और जो वेस्टर्न नॉलेज है वो उन्हें पढ़ाना चाहते थे। He felt that teaching of English could be a way of civilizing Indians, as it would allow them to read some of the best literature of the world, let them know about advancement in Western science and philosophy, which would change their taste, values and culture. उनका ऐसा मानना था कि इंग्लिश टीच करके जो वर्ल्ड के बेस्ट लिटरेचर है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के ही हैं, जो एडवांसमेंट है, जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंस है वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास, वो इंडियंस को पढ़ाना चाहिए, जिससे कि उनका टेस्ट चेंज हो, उनके वैल्यूज़ चेंज हो और उनके कल्चर में चेंजेस आए। हिज आइडिया ऑफ लर्न अ नेटिव वॉज अ नेटिव फैमिलियर विद द पोइट्री ऑफ मिल्टन, द मेटाफिजिक्स ऑफ लॉके एंड द फिजिक्स ऑफ न्यूटन। Criticizing the Oriental literature in his minute, Macaulay wrote that a single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India and Arabia. ओके, सो जो फिजिक्स के न्यूटन लॉ है, ये सारे उस समय आ चुके थे। तो उनका कहना था, उन्होंने अपने माइन्यूट में एक बात लिखी है कि एक सिंगल शेल्फ, यूरोपियन लाइब्रेरी का एक सिंगल शेल्फ भी बेटर है कि आप पूरे इंडियन लिटरेचर को या अरेबिक लिटरेचर को पढ़ लो। उससे बेटर है कि एक सिंगल शेल्फ जो होती है लाइब्रेरी की, यूरोपियन लाइब्रेरी की, वो उससे ज़्यादा बेटर है। मीन्स उसका कहना था उनका कि जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बजाय आप इंडियन को उनकी लिटरेचर पढ़ाओ, उनके एजुकेशन सिस्टम से तो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो आप उनको साइंस और टेक्नोलॉजी, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, वो देना ज़रूरी है, बजाय उनको लिटरेचर पढ़ाने से। और वो ऐसा क्यों करना चाहते थे, बात समझ में आई? वो चाहते थे कि वो इंडियन लोगों के टेस्ट को चेंज करे, उनके वैल्यूज़, उनके कल्चर को चेंज करे। वो ऐसा इसलिए चाहते थे ताकि उनके गुड्स, उनको एक मार्केट चाहिए था। अगर वो लोगों के टेस्ट को चेंज करेंगे, जैसे कोई लिकर लेके आए, शराब लेकर आए इंडिया में, तो जब तक लोग शराब पिएंगे नहीं तो उनकी शराब बिकेगी कैसे? तो उन्होंने लोगों के टेस्ट को चेंज किया। ओके, तो उन्हें तो मार्केट चाहिए था अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। तो ऐसा वो इसीलिए चाहते थे ताकि उन्हें एक मार्केट मिल जाए। इसलिए वो इंडियन लोगों को जो यूरोपियन लाइफ होती है वो जीने पर मजबूर करना चाहते थे। ऐसा उन लोगों ने इसलिए किया। So Macaulay's Minute was followed by introduction of English Education Act of 1835, which put to rest the honestly sagacious debate on Indian education. सो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया 1835 में, इसका इंट्रोडक्शन हुआ, जिसकी वजह से ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट की डिबेट खत्म हो गई इंडियन एजुकेशन को लेके। एक्ट डिक्लेयर्ड इंग्लिश टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन एंड स्टॉप्ड फर्दर प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस लाइक कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज, विच वर सीन एज अ टेम्पल ऑफ डार्कनेस दैट वर फॉलिंग ऑफ दैमसेल्व्स इनटू डिके। ओके, सो ये लोग इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लेकर आ गए, जिसमें लिखा गया था कि जो मीडियम होगा टीचिंग का वो इंग्लिश ही होगा। और ये जितने भी ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन खोले गए हैं, कि मदरसा खोला गया था, बनारस संस्कृत कॉलेज खोला गया था, इन सबको बंद करवाया जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक टेम्पल है डार्कनेस के, इसमें कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। इसके साथ ही इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया और स्कूल्स में वही पढ़ाया जाने लगा। फिर आई वुड्स डिस्पैच, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड टू रिन्यू इट्स चार्टर आफ्टर एवरी 20 ईयर्स। अभी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जितने भी चार्टर्स बनाती थी वो हर 20 ईयर्स में उसे रिन्यू करती थी। तो जब रिन्यू हुआ, ये रिन्यू होने से पहले चार्टर को 1853 में जो डायरेक्टर आए कंपनी के, उन्होंने डिसाइड किया एक डेफिनेट पॉलिसी वो लोग एजुकेशन की इंडिया में लेकर आए। उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू, जिसमें कि एजुकेशन कितना प्रोग्रेस कर रहा है वो रिपोर्ट दी जाती थी और सजेस्ट किया जाता है रिफॉर्म्स को। 19 जुलाई 1854 में सजेशंस जो दिए गए कमेटी के द्वारा,
उसे इशू किया गया एज अ चार्टर ऑफ एजुकेशन 1854 में। ये जो चार्टर इशू किया था किसने किया था? चार्ल्स वुड ने, जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। ओके, तो इन्हें इस चार्टर को नाम दिया गया वुड्स डिस्पैच। रिकमेंडेशंस जो थे इस डिस्पैच में, ये लॉर्ड डलहौसी के थ्रू सेंड किए गए, जो कि गवर्नर जनरल थे इंडिया के। इसमें कुछ बेसिक न्यू एजुकेशनल पॉलिसीज वो लोग लेके आए। वो क्या रिकमेंडेशंस थे कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्नाक्युलर स्कूल्स एट द प्राइमरी लेवल। वर्नाक्युलर मीन्स जो लोकल लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो जो प्राइमरी लेवल है उसके लिए वर्नाक्युलर स्कूल्स होने चाहिए। हाई स्कूल में एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल्स होना चाहिए, लेवल होना चाहिए, और जो कॉलेजेस है उनका मीडियम इंग्लिश ही होगा। प्राइवेट स्कूल्स को परमिशन दी गई और अपॉइंट किए गए क्वालिफाइड टीचर्स और क्वालिटी एजुकेशन। फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा, और एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होंगे वो सब एजुकेशन डिपार्टमेंट ही देखेगा। फिर टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी उन लोगों ने इस्टेब्लिश किए, टेक्निकल कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए, और यूनिवर्सिटीज़ भी इस्टेब्लिश की। पहले यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती थी, जैसे सिर्फ गुरुकुल्स होते थे तो उतना पढ़ लिया बहुत है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती थी। तो वो लोग यूनिवर्सिटीज़ लेके आए, जैसे कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, मद्रास में है, कैलकाटा यूनिवर्सिटी है। ये सारे मॉडल्स कहाँ कैसे थे? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन जैसे थे। सी द पिक्चर फिगर 1, ये यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे की है, जो कि ब्रिटिशर्स ने 1857 में सेटअप की थी वुड्स डिस्पैच के रिकमेंडेशन पे। तो ये दिखती कैसी है? जैसे कि लंदन यूनिवर्सिटी का था वैसी ही दिखती है मॉडल। फिर वुमेन एजुकेशन इन इंडिया को भी उन्होंने इंकरेज किया कि वुमेन को भी एजुकेट करना होगा। वुड्स डिस्पैच देन पॉइंटेड एट इकोनॉमिक बेनिफिट वाज वन ऑफ द मेन प्रैक्टिकल बेनिफिट ऑफ यूरोपियन लर्निंग। उनका पॉइंट ऑफ व्यू का था कि उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट चाहिए था। ये एक प्रैक्टिकल बेनिफिट था कि वो यूरोपियन लर्निंग क्यों सिखाना चाहते थे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि उन्हें सिर्फ ट्रेड करने से मतलब था, उन्हें सिर्फ अपने बेनिफिट्स दिख रहे थे कि उन्हें गुड्स अपने सेल करने हैं। तो कहाँ सेल करेंगे? जब तक इंडियन लोग उनके टेस्ट को नहीं समझेंगे, उन्हें अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो उनका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा इंडिया में? इसलिए वो अपना इकोनॉमिक बेनिफिट देख रहे थे। It said that European learning would benefit both Indians as well as British. It would help Indians to know the benefits of expanding trade and commerce and realize the importance of developing the resources of the country. ठीक है, वो इंडियंस को इसीलिए इंग्लिश पढ़ाना चाहते थे क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा था। वो लोगों को इंग्लिश सिखाना चाहते थे ताकि उन्हें एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन मिल जाए कि वो उनके ट्रेड और कॉमर्स में उनकी हेल्प कर सके। It would benefit British by developing Indians an appreciation for European things, which in turn would create demand for British goods. Okay. So, counting the benefit of European learning, the Woods Dispatch further stated that European learning would make Indians truthful and honest. ठीक है, तो वुड्स डिस्पैच का यही कहना था कि हम यूरोपियन लर्निंग देंगे लोगों को तो वो हमारे लिए ट्रूथफुल और ऑनेस्ट होंगे, और वो ड्यूटीफुल हो जाएंगे, वो डिवोटेड हो जाएंगे अपने वर्क को लेके, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स उनके अंदर डेवलप हो जाएगी। सो दिस वुड एंश्योर सप्लाई ऑफ ट्रस्टवर्दी एंड डिपेंडेबल सिविल सर्वेंट्स फॉर द कंपनी। तो उन्हें एक ट्रस्टवर्दी और डिपेंडेबल सिविल सर्वेंट मिल जाएगा अपनी कंपनी के लिए, इसलिए वो इंडियन लोगों को इंग्लिश पढ़ाना चाहते थे, यूरोपियन लर्निंग वो लोग चाहते थे यहाँ पर। British government in India introduced several measures recommended by Woods Dispatch, which included changes within the system of school education, setting up of education departments, and establishment of universities in Calcutta, Madras, and Bombay. So British government में इंडिया में इंट्रोड्यूस किए बहुत सारे measures जो कि वुड डिस्पैच के द्वारा रिकमेंडेड थे, जिसमें वो लोग चेंजेस लेके आए स्कूल एजुकेशन में, एजुकेशन डिपार्टमेंट सेटअप किया और यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे में। देन रोल ऑफ मिशनरीज इन इंडियन एजुकेशन। जो मिशनरीज थे उनका क्या रोल था इंडियन एजुकेशन में? फ्रॉम 1793 to 1813 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट परमिट द क्रिश्चियन मिशनरीज टू ऑपरेट इन ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज ऑफ इंडिया। 1793 से लेके 1830 तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन नहीं दे रही थी कि वो ब्रिटिश कंट्रोल टेरिटरीज में ऑपरेट कर सके। अब है तो ये सब फॉरेनर्स ही, पर क्रिश्चियन मिशनरीज अलग है और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अलग है तो ये सारे फॉरेनर्स ही दूसरी कंट्री से ही आए थे, लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ब्रिटेन से आई थी। अभी क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे ये हो सकता है दूसरी कंट्री से आए हो तो वेस्टर्न कंट्री ही,
लेकिन हो सकता है ये डेनमार्क से आए हों, पोर्चुगीज़ से आए हों, फ्रांस से आए हों। ओके, सो ये दो इन लोगों की भी आपस में नहीं बन रही थी। तो ये क्रिश्चियन मिशनरीज जो आए थे, इनका पर्पस सिर्फ ये था कि ये इनका जो रिलीजन था उसे ये लोग प्रमोट करना चाहते थे, जो क्रिश्चियन रिलीजन था उसे ये लोग प्रमोट करना चाहते थे। लेकिन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हें सपोर्ट नहीं कर रही थी। वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों नहीं सपोर्ट कर रही थी? क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर इंडियन लोगों के रिलीजन को, उनके बिलीव्स को हर्ट हुआ और वो लोग इनके अगेंस्ट हो गए, तो वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भी अगेंस्ट हो जाएंगे। इसलिए ये लोग क्रिश्चियन मिशनरीज को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। It feared that missionary activities would turn local people against it as they might suspect the company of propagating Christianity in India. अब उनके लिए तो एक और रिवॉल्ट खड़ा हो जाता। वैसे ही लोग इतने प्रताड़ित हो चुके थे, इतने परेशान हो चुके थे कि वो बार बार रिवॉल्ट कर रहे थे। जैसे हमने पीजेंट्स के रिवॉल्ट देखे, सिपॉय म्यूटिनी जो हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर्स में, उसमें भी उन लोगों ने रिवॉल्ट किया था। तो हर कोई रिवॉल्ट कर रहा था इनके अगेंस्ट। तो ये नहीं चाहते थे कि एक और मौका मिल जाए लोगों को इन्हें रिवॉल्ट करने का, इसलिए ये क्रिश्चियन मिशनरीज को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। सो मिशनरी सेटअप अ मिशन एट सेरमपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये किसके अंडर कंट्रोल में था? डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंट्रोल में था। अब जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनकी जितनी भी टेरिटरीज थी उसमें तो उन लोगों ने क्रिश्चियन मिशनरीज सेटअप नहीं होने दिए, लेकिन उसके अलावा और भी कंपनीज इंडिया में आई थी, उन लोगों ने भी कब्जा किया था। तो जो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उनके अंडर में जितनी भी टेरिटरी थी उसमें क्रिश्चियन मिशनरीज ने अपना इंस्टीट्यूशन ओपन किया। सो दे सेटअप अ प्रिंटिंग प्रेस इन ईयर 1800 एंड अ कॉलेज इन 1818। उन्होंने 1800 में प्रिंटिंग प्रेस ओपन किया और एक कॉलेज सेटअप किया 1818 में। द बैन ऑन मिशनरी एक्टिविटीज़ इन ब्रिटिश इंडिया वॉज अपलिफ्टेड बाय चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब जो चार्टर एक्ट आया था 1813 में, उसमें उन्होंने मिशनरी एक्टिविटीज़ पर बैन लगा दिया, विच लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिशनरी स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिशनरी स्कूल्स स्टैब्लिश नहीं होंगे। सो मिशनरीज क्रिटिसाइज द कंसेप्ट ऑफ प्रैक्टिकल एजुकेशन। मिशनरीज जो थे, क्रिश्चियन मिशनरीज, वो लोगों का कहना था कि प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं दी जानी चाहिए, लोगों को मोरल एजुकेशन सिखाना चाहिए। और ये मोरल एजुकेशन तो इंडिया में पहले से ही था। इंडियन एजुकेशन भी तो यही था कि लोगों को मोरल एजुकेशन दी जानी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाना चाहिए। तो जितने भी हमारे वेद है, ग्रंथ है, जो हमारे शास्त्र है, सब में मोरल एजुकेशन दी जाती थी लोगों को, कि लोगों का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, लोगों का चरित्र कैसा होना चाहिए। और ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ये लोग भी यही कह रहे थे, लेकिन सिर्फ इनका ये कहना था, ये अपने रिलीजन को प्रमोट करने आए थे, तो ये लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते थे कि कोई हिंदू रिलीजन वाला है या कोई मुस्लिम है, कोई इस्लामिक है, तो ये सबको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते थे। ये प्रैक्टिकल एजुकेशन को क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो कि एंग्लिसिस्ट ने प्रपोज की थी। और इनका एम था एजुकेशन का कि ये लोगों के मोरल कैरेक्टर को इम्प्रूव करे, और ये गोल तभी अचीव हो पाएगा जब लोगों को क्रिश्चियन एजुकेशन दी जाएगी। सो 1857 के बाद मिशनरी एजुकेशन इंडिया में फिर से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया और वो बंद हो गए, क्योंकि वो लोग इंडियन लोगों के लोकल कस्टम्स को, इनके प्रैक्टिसेस को, इनके बिलीव्स को, इनके रिलीजियस आइडियाज़ को में इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर इंडियन लोगों के को हर्ट हुआ तो वो लोग फिर से रिवॉल्ट करेंगे, फिर से इनके अगेंस्ट चले जाएंगे, तो वो ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए उन लोगों ने क्रिश्चियन मिशनरीज़ को सपोर्ट नहीं किया। ओके, अंडरस्टूड।